रामधन बहुत गरीब था। दिन भर मेहनत मजदूरी करके सिर्फ 2 वक्त की रोटी के पैसे ही जुटा पाता था। खुदा का यह असूल है कि वह गरीब के घर कन्या को अवश्य जन्म देता है, ताकि वह किसी न किसी तरह का कन्यादान करके अपना परलोक सुधार सके। कन्यादान महादान माना गया है। जिसके वंश में कन्या जन्म नहीं लेती, वह वंश इस महादान से विहीन रह जाता है। गरीब रामधन के घर में भी एक कन्या ने जन्म लिया था, जिसे उसने अपनी हैसियत के अनुसार पढ़ाया लिखाया। रामधन की बेटी का नाम कविता था, जो युवावस्था में आते आते काफी सुशील और सुंदर युवती बन गई थी। युवक उसकी सुंदरता को देखकर आहें भरने लगे थे। एक दिन रामधन के मित्र गोपाल ने उससे कहा, रामधन, अब तुम्हारी पुत्री कविता भी विवाह योग्य हो गई है। लड़की पराया धन होती है और पराया धन अपने पास ज्यादा समय तक नहीं रखना चाहिए। चोर लुटेरे सरेआम घूमते फिरते हैं, इसलिए अपनी पुत्री कविता का विवाह योग्य वर देखकर जितनी जल्दी हो सके संपन्न कर दो। रामधन कहता है, तुम ठीक कहते हो। मैं आज से ही अपनी बेटी के लिए योग्य वर की तलाश करता हूँ। रामधन ने अपने मित्र का धन्यवाद करते हुए कहा। बस उसी दिन से वह कविता के लिए लड़का तलाश करने में जुट गया। रामधन की मेहनत रंग लाई और बहुत जल्द ही उसे कविता के लिए योग्य वर मिल गया। कमल शहर में रहता था और छोटा मोटा कारोबार करता था। 2 वक्त की रोटियों में कोई टोटा नहीं था। कविता दुल्हन बनकर कमल के घर आ गई। उस रात उन दोनों की सुहाग रात थी। जब कविता फूलों से सजाई गई सेज पर बैठ गई थी, घर में उसके अलावा कोई नहीं था। कमल अब अकेला था। उसकी शादी में आने वाले सब रिश्तेदार चले गए थे। रात के 11 बज गए थे। कविता को समझ में नहीं आया था कि उसका पति आज की रात भी कहाँ रह गया। धीरे धीरे 12 बज गए और 10 मिनट बाद दरवाजा खुला। कविता संभल कर बैठ गई। उसने घूंघट और नीचा कर लिया। कमल धीरे धीरे चलता हुआ सुहाग सेज के पास आया। वह अपने आप पर काबू रखने का पूरा प्रयास कर रहा था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। कविता कलेजा थाम कर रह गई। उसने एक ही नज़र में पहचान लिया था कि उसे शराबी पति मिल गया है। एक पल के लिए उसने सोचा कि शायद हो सकता है उसके यार दोस्तों ने इस खुशी के मौके पर पिला दी हो। उसने दिमाग से बात निकाल दी। कमल धीरे धीरे चलता हुआ सेज के पास आया। वह आकर उसके पास बैठ गया। कविता लाज से सिमट गई। उसने गर्दन झुका ली। कमल कई पलों तक बैठा रहा, फिर बोला, मेरी जान कविता, मुझे माफ़ करना। मैं दोस्तों में फंस गया था। सालों ने ज़बरदस्ती पिला दी थी। कविता ने कोई जवाब नहीं दिया। नाराज हो मेरी रानी, कमल ने कहकर धीरे से हाथ बढ़ाया और उसका घूंघट उलट दिया। कविता ने जरा सा भी विरोध नहीं किया, केवल इसलिए कि यदि उसने विरोध किया तो कहीं साड़ी न फट जाए। शराबी का क्या भरोसा। कमल के सम्मुख जैसे चांद निकल आया। वह कई पलों तक कविता को एकटक देखता रहा। फिर उसने उसे अपने करीब खींच लिया। कविता ने कोई विरोध नहीं किया। वे दोनों इस वक्त काफी करीब आ गए थे। उन्हें लगा जैसे वक्त थम गया है, लेकिन यह उनका वहम था। रात मंथर गति से बीत रही थी। कमरा अंधकार में डूबा हुआ था। कविता सुबह उठी और घर के काम में लग गई। उसके यहाँ और तो कोई था नहीं जो काम में उसका हाथ बटाता। कमल काफी देर से उठा तो कहाँ, लेकिन कविता ने उठाया था चाय बनाकर। कमल ने चाय पी ली। कविता खाने बनाने में लग गई थी। उसका ख्याल था कि कमल अपने काम पर जाएगा, लेकिन वह काम पर नहीं गया। जब कविता ने पूछा कि काम पर नहीं जाओगे क्या, तो उसने कह दिया, अभी 2-4 दिन कहीं नहीं जाना। 5 दिन हो गए कमल काम पर नहीं गया। छठे दिन कविता ने उससे कहा, अब आपको काम पर जाना चाहिए। यदि आप काम पर नहीं जाएंगे तो घर खर्च कैसे चलेगा। कमल ने कहा, सब चल जाएगा, तुम क्यों चिंता करती हो, कमा भी लेंगे, अभी कौन सी आफत आ गई है। फिर कविता ने कुछ नहीं कहा। 1 सप्ताह बीत गया। कमल हर रात को पीकर आता था और उसके साथ चिपक जाता था, जैसे वह उसकी वासना की तृप्ति का सामान हो। कविता बुरी तरह परेशान थी, परंतु करे तो क्या करे। उसने कई बार दबी जुबान से कहा भी था कि आपको शराब नहीं पीनी चाहिए,
लेकिन कमल ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया था। उसके घर से उसके पिता आए और कविता को कुछ दिन के लिए अपने साथ ले गए। 2 दिन बाद कमल उसे फिर ले आया। उस दिन शाम को कमल के 2 दोस्त घर में ही आ गए। उन तीनों ने एक साथ बैठकर शराब पी। कविता को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था, परंतु करती क्या, मजबूरी थी। वह जाकर अपने कमरे में बिस्तर पर बैठ गई। इसका पति और उसके दोस्त रात को 11 बजे तक पीते रहे। रात में 11 बजे तक कविता बैठी रही। उसे नींद आ गई और वह फिर सो गई। उसका तो यह रोज का काम था। उसकी आंख तब खुली जब किसी ने उसे दबोच लिया था। उसने आंख खोलकर देखा, उसका पति नहीं था। उसने चीखना चाहा तो उसने उसके मुंह पर हाथ रख दिया था। काफी देर तक ये संघर्ष चलता रहा। आखिर में उसने कविता को दबोच लिया, किसी हिरनी की भांति, जैसे कोई सिंह दबोच लेता है। कविता रोती रही। वह उसके चुंगल में कसती रही और उसकी इज्जत लूटती रही। वह सोच रही थी कि उसका पति किस काम का, जिसे इस बात का भी ज्ञान नहीं कि उसकी पत्नी के साथ क्या हो रहा है। उसके पति का वह साथी अपनी मनमानी करके चला गया। रात के करीब 3 बज गए। उसका पति कमल उसके पास लड़खड़ाते हुए कदमों से आया। उसने कविता को छूना चाहा तो उसने उसे दूर धकेल दिया। वह पलंग से नीचे गिर पड़ा। बेशरम, तुम्हें डूब मरना चाहिए, कविता ने पागलों के समान चीखते हुए कहा। कमल ने कहा, क्यों, क्या हुआ? यह तुम पूछते हो क्या हुआ? कविता ने उसी तरह चीख कर कहा। जिन्हें तुम अपना दोस्त कहते हो, जिनके साथ तुम शराब पीते हो, जानते हो उनमें से एक ने क्या किया? क्या किया? उसने मेरी इज्जत लूट ली। कमल ने हंसते हुए कहा। अच्छा, तो तुम इस वजह से नाराज हो? अरे रानी, कोई बात नहीं। वह बहुत पैसे वाला है, जिसके आने से मुझे कोई एतराज नहीं है। कमल ने एक जोरदार ठहाका लगाते हुए कहा। अब हर बात कविता के समझ में आ चुकी थी। वह समझ गई थी कि उसको उसके पास भेजने वाला उसका अपना ही पति था। गलानी से उसका मन भर गया। वह सोचने लगी कि उसे कैसा पति मिला है, जिसे न अपनी इज्जत का ध्यान है न अपनी पत्नी का। वह उसकी कमाई खाना चाहता है, वो भी गंदी कमाई। उसे तो बहुत पहले समझ लेना चाहिए था। जो पति अपनी रोजी रोटी के लिए सतर्क नहीं हो सकता, वह अपनी पत्नी के प्रति क्या सतर्क रहेगा। उफ! कविता दूसरी ओर करवट लेकर सो गई। उसने कमल को अपने तन पर हाथ तक नहीं लगाने दिया। दूसरे दिन भी उसने कमल से कोई बात नहीं की। और कमल, वह सोच रहा था कि कोई बात नहीं, ना बोली ना सही, धीरे धीरे सब कुछ बर्दाश्त करने की आदत पड़ जाएगी। एक दिन कमल शराब पीकर कमरे में आया। उस समय कविता अपनी किस्मत पर रो रही थी कि उसने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था कि उसको कमल जैसा पति मिला, जिसे उसकी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है और अपने हाथों से अपनी पत्नी को दूसरों को सौंप रहा है। जबकि मर्द तो ऐसे होते हैं कि कोई उनकी पत्नी की ओर नजर भरकर देख भी ले तो वह मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। किस बात का पति है वह उसका? क्या नाम का? या उसके द्वारा वह स्वयं धन पैदा करना चाहता है? गलानी से बुरी तरह मन भर गया था उसका। कमल ने जब कविता को हाथ लगाया, कविता ने उसका हाथ झटक दिया और कहा, तुम्हें मेरे जिस्म पर हाथ लगाने का कोई अधिकार नहीं है। कमल ने कहा, क्यों? तुम मेरी पत्नी हो। किस बात की पति हो तुम? कविता ने कहा, क्या केवल इस बात के लिए कि तुम मदिरा पान करके आओ और मेरे तन से खेलो? पति कैसे होते हैं, उनका क्या कर्तव्य होता है, जानते भी हो तुम? पति वो होते हैं जो कमा कर लाए और अपने घर का खर्च चलाए। पत्नी यदि गलत रास्ते पर जाती नजर आए तो उसे खूब डांटे। तुम्हारी तरह के पति नहीं होते जो नोटों के लिए अपनी पत्नी को दूसरों को सौंप दे। सच तो ये है कि तुम्हें तो डूब मरना चाहिए। तुमने तो दुनिया भर के शोहरों को बदनाम कर डाला है। तुम मेरे पति नहीं हो सकते। गर्म गोश्त के व्यापारी जरूर हो सकते हो, जो पैसे की खातिर अपनी बीवी से धंधा कराते हो। कमल ने कुछ नहीं कहा। वो बस उसी तरह से छेड़छाड़ करता रहा। काफी देर बाद बोला, कविता, तुम क्यों परेशान हो? औरत को डर तो अपने पति का ही होता है ना। जब मुझे कोई एतराज नहीं तो तुम क्यों चिंता करती हो? खाओ पियो मौज करो। क्या कहूँ तुम्हें? क्रोधित कविता बोली।
कोई उचित शब्द नहीं आ रहा। हाँ, यदि तुम्हारे स्थान पर मैं होती और मेरे स्थान पर तुम होते तो अब तक तुम्हारी इस नीच और जलील दोस्त की गर्दन कलम कर चुकी होती और स्वयं अपने को गोली मार ली होती। इस संसार में केवल इज्जत ही तो है, और यदि वह भी समाप्त हो गई तो फिर बचा ही क्या। ओह हाँ, कविता ने कहा, सुनो कमल, वैसे तो मेरी नज़रों में अब तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रह गई, लेकिन फिर भी एक बात याद रखना, इस तरह की हरकत मेरे साथ कराने का प्रयास भूलकर भी ना करना। यदि ऐसी घिनौनी हरकत तुमने फिर की तो मैं अपने आप को समाप्त कर दूंगी। कविता, ये तुम क्या पागलों जैसी बात कर रही हो, कमल ने कहा। नारी का फर्ज है कि वह अपने पति का कहना माने, चाहे वो उससे पैसा ही क्यों ना कराने की पेशकश करे। हाँ, कविता ने कहा, अगर तुम्हारे ऐसे विचार हैं तो तुम किसी और के साथ शादी कर लो और उससे यह सब कराना। मैं कल ही अपने घर चली जाऊंगी और तुम्हें तलाक दे दूंगी। इस तरह का नरक समान जीवन कम से कम मुझे तो बर्दाश्त नहीं है। क्यों पागल हो रही हो कविता, कमल ने कहा। मैं कौन सा तुमसे रोज किसी का बिस्तर गर्म करने को कह रहा हूँ। कभी कभार कोई आ गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तुम क्या समझते हो मुझे, उसने कहा। मैं कोई वेश्या हूँ जो अपने तन का सौदा करके तुम्हारा पेट भरूंगी। अरे अगर तुम कमा नहीं सकते तो डूब मरो या घर में चूड़ियां पहनकर बैठ जाओ। नारी तो पुरुष की इज्जत होती है। किसी ने कहा है, नारी सर्वत्रम पूज्यन्ते। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने कहा, तुम इन सब बातों को तभी समझ सकते हो जब तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल हो। तुमने तो ये अंगूर की बोतल ऐसी गले लगा रखी है जिसने तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति को समाप्त कर दिया है। अगर तुम में थोड़ी बहुत भी बुद्धि है तो इस शराब को छोड़ो और अपना काम करो। शराब पीने वालों का यही हाल होता है, उनके घर बर्बाद हो जाते हैं। सच यही है, शराब आदमी को सोचने समझने की शक्ति को समाप्त कर देती है। कमल ने उसके बाद कुछ नहीं कहा और दूसरी ओर करवट लेकर सो गया। कविता भी करवट लेकर लेटी रही। कविता ने इस बात का पक्का निश्चय कर लिया था कि यदि इस बार उसके पति ने इस प्रकार की हरकत कराने की कोशिश की तो वह अपनी जान दे देगी। 15 दिन गुजर गए, कोई बात नहीं हुई। कमल ने काम पर जाना प्रारंभ कर दिया था, लेकिन उसने शराब पीनी बंद नहीं की थी। कविता ने उससे बोलना शुरू कर दिया था। उसने सोचा था कि शायद उसकी इन बातों का उस पर असर हो गया है और वह सीधी राह पर आ गया है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आदमी को कोई बात लग जाती है, लेकिन कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ 12 साल तक नलकी में रखो, जब निकलेगी टेढ़ी ही निकलेगी। कमल ने यह देखने के लिए कि अब वह क्या करती है, उस रात को फिर उसने अपने एक साथी को कविता के कमरे में भेज दिया। जब उसने जाकर उसे छुआ और उसकी आंख खुली तो उसने उसे पूरी शक्ति के साथ दूर धकेल दिया। बचाओ, वह चीखी भी, परंतु बचाने कौन आता। उसे भेजने वाला तो उसका अपना ही पति था, जो अपनी पत्नी के शरीर को बेचकर उसकी कमाई खाना चाहता था। पुरुष के सक्षम नारी कमजोर होती है। उसने उसे दबोच लिया और अपनी इच्छा पूरी कर ली। हवस पूरी करने के बाद वह कमरे से निकल गया। उसके जाते कविता बाहर आई और उसने दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। नीचे सड़क पर उसका सिर लगा, सिर फट गया और वह एक पल में स्वर्ग सिधार गई। आसपास के घरों के लोग इकट्ठे हो गए। शराबी कमल भी घर से निकलकर बाहर आया और रोने लगा। उसका साथी उस दुर्घटना को देखकर चुपचाप वहां से खिसक गया। पुलिस आई और लाश को उठाकर ले गई। पोस्टमार्टम के बाद लाश उस कमीने कमल को मिल गई और उसने उसे चिता के भेंट कर दिया। ऐसे पति को तो अपनी पत्नी की चिता को अग्नि देने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। कविता के बार बार समझाने पर भी उसकी समझ में नहीं आया और उसने अपने हाथों से ही अपनी पत्नी को मरवा दिया और इस तरह कविता एक हवस की भेंट चढ़ गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।